आज जो अपनी यहाँ पे जो टॉपिक लिखा है यूएनओ, इसका मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। इंग्लिश में इसको कहते हैं यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये पूरी दुनिया, ये पूरे विश्व की बात हो रही है। पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर संगठन है। ठीक, जैसे भारत का सबसे ताकतवर अगर संगठन देखा जाए तो नीति आयोग है, क्योंकि नीति आयोग पूरे वर्ष भर में भारत में कौन सा पैसा कहां खर्च होगा, प्रधानमंत्री किस तरीके से वर्क करेंगे, राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र के बीच कैसे आपसी में मित्रता के साथ साथ देश को आगे बढ़ाया जाएगा, ये सब निर्णय नीति आयोग करता है। तो हम कह सकते हैं कि भारत का निर्धारक जो है या भारत की एक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है नीति आयोग। ऐसे पूरी दुनिया का संचालन करने वाला, पूरी दुनिया को देखने वाला है, वो कौन है? यूएनओ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप ध्यान देंगे, मान लीजिए कोई देश खूब ढेर सारे फैक्ट्री बना रहा है और उस फैक्ट्री से अपने देश के लोगों का विकास तो कर रहा है, साथ में पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट को वो बेच रहा है। ठीक, इससे खूब ढेर सारा उसके पास धन आ रहा है। लेकिन समस्या कहां हो रही है? समस्या ये हो रही है, मान लीजिए फैक्ट्रियां ऐसी हैं कि उसके चिमनी से धुआं निकलता है और वो इतनी व्यापक मात्रा में है कि उस देश में प्रदूषण तो फैलाएगा, साथ साथ उस देश के आसपास जितने देश हैं सब में सबको प्रदूषित करेगा। क्योंकि धुआं और धूल ये किसी भी देश के बॉर्डर और सीमा से बंधे नहीं रहते, उनसे परे रहते हैं। ये जिधर ही हवा चलेगी उधर ही बहना शुरू हो जाएगा। ठीक, तो बनाने का काम दूसरा देश कर रहा है, लेकिन प्रदूषित होकर समस्या एक दूसरे देश को हो रही है। ये समस्या ना हो, इस पे पाबंदी लगाया जाएगा। ये सब काम कौन करेगा? यूएनओ। ठीक है ना। दूसरी चीज आप देखते हैं कि लोग अपने स्वार्थवश लड़ाई दो देशों के बीच होती है और धीरे धीरे वो लड़ाइयों में पूरा का पूरा विश्व शामिल हो जाता है। ठीक है ना। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप लोग क्रिकेट खेलने गए, आपका छोटा भाई था, किसी बात विवाद पे किसी ने उसको एक थप्पड़ लगा दिया। अब वो बात इतनी बढ़ी कि पटकी पटका होके घर पे आया मैटर, और घर पे मैटर आते ही आपके घर वाले और उसके घर वाले आपस में भिड़ गए। जब आपस में भिड़े तो वो बात जाति पे आ गई, आपका समुदाय उसका समुदाय पूरा एक साथ भिड़ गया। ठीक है ना। ये समस्याएं, जैसे छोटी छोटी समस्या हमारे आसपास होती है, ऐसे छोटी छोटी समस्या पूरी दुनिया के साथ होती है। लड़ते दो देश हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं लेता हूं, लड़ाई चल रही है इस समय फिलिस्तीन की और इजराइल की। ठीक है ना। अब जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं वो अपने धर्म के नाते फिलिस्तीन के प्रति सहानुभूति रखेंगे और उनको अंदर अंदर से बम बारूद देते रहेंगे। ठीक, और जितने भी ऐसे देश हैं जैसे फिलिस्तीन, कुछ ऐसे भी देश होते हैं, जैसे हम लोग चुनाव में वोट डालते हैं तो ये सोच के नहीं डालते कि हमें वोट किसको डालना है, हम ये सोच के डालते हैं कि साला वो जिसको वोट देगा हम उसको नहीं देंगे। ये भी एक हमारी मानसिकता बन जाती है कि वो जिसको जिता रहा है हम उसके अगेंस्ट रहेंगे, वो चाहे अच्छा इंसान हो चाहे बुरा। तो ऐसे मान लीजिए अमेरिका भी शामिल हो गया फिलिस्तीन की तरफ। अब अमेरिका के दुश्मन जो देश होंगे, जैसे रसिया का बहुत अमेरिका से नहीं पड़ता, तो वो तुरंत किसके पास चला जाएगा? इजराइल के पास। जैसे चाइना का नहीं पड़ता अमेरिका से, तो चाइना तुरंत इजराइल के पास जाएगा। उधर से वो सभी बम बारूद दे रहे हैं, इधर से ये सभी बारूद लड़ रहे हैं दो देश, लेकिन जो बम बारूद मिल रहा है वो अदर देश उसको दे के और उसमें आग में घी का काम कर रहे हैं। लड़ते 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 बात इतना बढ़ गई कि एक मिसाइल निकला और वो जो है फिलिस्तीन वाला रूस पे फेंक दिया। इसलिए फेंक दिया कि रूस इजराइल को बम दे रहा था। अब इससे क्रोधित होकर रूस एक मिसाइल फेंक दिया अमेरिका के ऊपर, क्योंकि अमेरिका फिलिस्तीन को मिसाइल दे रहा था। ऐसे करते करते पूरा विश्व एक साथ लड़ने लगेगा और अब तो ऐसी ऐसी मिसाइल है कि साला 24 घंटे के अंदर पूरी पृथ्वी तबाह कर दी जाएगी। तो ये चीज रोकने के लिए एक संगठन बनाया गया और उस संगठन का जो नाम दिया गया उसका नाम है लीग ऑफ नेशन। क्या नाम है? लीग ऑफ नेशन। इसका नामकरण ये बना कब? 1914 से 18 तक चलने वाले प्रथम विश्व युद्ध के बाद ये संगठन ने जन्म लिया। और इस संगठन का बस इतना कार्य था, इतना उद्देश्य था कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बरकरार रखना।
शांति और सुरक्षा दोनों, दो देश लड़ न पाए। पहली चीज सुरक्षा मतलब कोई देश कमजोर है तो उसको कोई अपना गुलाम न बना पाए, ठीक। तो बहुत अच्छे विचारों के साथ ये अस्तित्व में आया लीग ऑफ नेशन के नाम से, ठीक। लेकिन बहुत लंबे समय तक इसका जीवन काल नहीं चलता, महज कुछ वर्षों में ये आखिरी सांस लेके इस पूरे धरा से क्या हुआ, गायब हो गया, विलुप्त हो गया। क्यों विलुप्त हुआ? क्योंकि इसके निर्माण के बावजूद 1939 से लेके 45 तक क्या हुआ, दूसरा विश्व युद्ध चला। 18 के बाद इसने जन्म लिया और 1939 में दूसरा युद्ध आ गया, तो फिर इस संगठन का कोई अस्तित्व रहेगा क्या? बिल्कुल नहीं रहेगा। पूरी दुनिया आ गई। लॉर्ड लिनलिथगो बिना भारत से पूछे ये आदेश कर दिए कि भारत का साम्राज्य यानी भारत के लोग ब्रिटेन की तरफ से द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो रहे हैं। इससे भारत के लोग भी क्रोधित हुए, क्योंकि भारत प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था अपनी स्वतंत्रता के लिए, लेकिन भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली थी। तो हुआ क्या, जैसे ये घोषणा किया गया, लिनलिथगो ने जिसको जिसको लालच दिया वो युद्ध में शामिल हो गया और भारत युद्ध में कूद जाता है, ठीक है ना। धीरे धीरे समय बीतता गया। जापान एक छोटा सा देश लगातार अपनी जमीनी को विस्तार लगातार देता चला आया, पूरे रसिया को कब्जा करने लगा, ठीक है ना। ये देख के अमेरिका को लगा कि एक वक्त ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया का नेतृत्व जापान करेगा, ठीक। आप पैसे वाले हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी आप ये नहीं चाहेंगे कि आपका पड़ोसी या आपके अगल बगल के लोग आपसे ज्यादा पैसे वाले हो। आप चाहेंगे कि तरक्की सब करें। हमारे बिरादरी के लोग हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे बढ़ेंगे अच्छा होगा, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि हमसे भी ज्यादा आगे निकल जाए, ठीक है ना। तो ऐसे अमेरिका ये नहीं चाहता था कि मुझसे ऊपर कोई ताकतवर देश बने। अमेरिका ने 2 परमाणु बम, ठीक है ना, देखिए कितना चालाक देश है, खुद परमाणु बम यूज करेगा और पूरी दुनिया को परमाणु बम बनाने के लिए रोकेगा। क्यों रोकेगा? दूसरा कोई बना लिया तो उसके ऊपर भी तो बम फूटेगा। तो अब वो क्या किया, 2 परमाणु बम जापान में गिराया और जापान में गिराने के बाद पूरी की पूरी एक बार तबाही पूरे विश्व में मची और युद्ध शांत हो गया, ठीक है ना। जब आप लड़ते कब तक हैं, तब तक उछलेंगे जब तक आपको पड़ाका नहीं, मैं मार गिरा कोई पीट पाट देगा, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, दवा करा घर बैठ जाएंगे, ठीक है ना। सारा युद्ध गायब हो गया 1945 ईस्वी में, जब पूरी दुनिया ने लाखों करोड़ों लोगों को विधवा कर दिया, महिलाओं को, लाखों करोड़ों लोगों की खून जब बह गई तो पूरा विश्व शांत हो गया, क्योंकि पूरी दुनिया उसी खून की प्यासी थी। ये सच्चाई है, ठीक। अब इसके बाद एक अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनका नाम था रूजवेल्ट। क्या नाम था? रूजवेल्ट। रूजवेल्ट के मन में एक बात आई कि जापान को मारे हैं, पक्की बात है अब जापान फिर से मारेगा और तृतीय विश्व युद्ध होगा। और तृतीय विश्व युद्ध में जापान तब अटैक करेगा जब पूरी टेक्नोलॉजी से वो लैस रहेगा, और जापान से बढ़िया टेक्नोलॉजी किसी देश में नहीं है। अब उसको थोड़ा सा डर है, आज नहीं तो कल आने वाली पीढ़ी बम फोड़ेगी, ये पक्की बात है, ठीक है ना। हुआ क्या, रूजवेल्ट ने एक विचार दिया और वो विचार था यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। शुरुआत में आप देखेंगे चार्टर तैयार किया गया 26 जून 1945 को, ठीक है ना, जिसमें 111 अनुच्छेद और 29 अध्याय है यूएनओ के चार्टर में। चार्टर मतलब मान लीजिए यूएनओ का एक संविधान है, पूरा विश्व कैसे चलेगा उसका भी एक संविधान बनाया गया है, जिसको हम यूएनओ के चार्टर के नाम से जानते हैं। ये 26 जून 1945 को बना था। इसमें वर्तमान में 111 अनुच्छेद और 29 अध्याय इसमें लिखे गए हैं, ठीक। इस चार्टर में लिखा है कि अगर आप यूएनओ से जुड़ेंगे तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्या क्या नियम फॉलो करना पड़ेगा। अब इसमें समस्या ये आ गई, जैसे मान लीजिए मैं भारत देश का हूं 1 मिनट के लिए, और मैं देश के प्रधानमंत्री के नाते ये मना कर दिया कि मैं यूएनओ का मेंबर नहीं बनूंगा। क्यों नहीं बनूंगा? क्योंकि मुझे पूरा का पूरा पूरे विश्व में अपना पूरा उद्योग धंधा करके बेचना है, बड़े बड़े फैक्ट्री से प्रदूषण करना है। अगर मैं इसमें जुड़ जाऊंगा तो देश मेरे ऊपर दबाव डालेंगे, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। तब उसके लिए क्या किया कि मैंने इसमें जाने से इनकार कर दिया, ठीक है ना।
अब इनकार किया, लेकिन मेरा वहां पहुंचना जरूरी है, अगर नहीं पहुंचूंगा तो फिर मैं मनमाना करूंगा। बहुत देश सभ्य बन जाए लेकिन एक असभ्य है तो साला पूरा तालाब को जो है एक मछली गंदा कर देगी। अब इसमें एक दिमाग लगाया गया, ये जो 50 देश शुरुआत के थे, इन 50 देशों का एक मेंबर था और अच्छे खासे देश थे। ये ऐसे देश थे जो पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं तरीके से, कहीं पे पेट्रोल भेज रहे हैं तो कहीं अन्न दे रहे हैं, कहीं कपड़े दे रहे हैं, कहीं जल की व्यवस्था, कहीं अच्छे जो है उद्योग धंधे की व्यवस्था। यही सभी देशों पे आश्रित से बचे हुए सारे देश। और भी देश मजबूत थे जो इसमें नहीं आना चाहते थे, लेकिन युद्ध में उनकी अर्थव्यवस्था इतनी डगमगा गई थी कि अपना देश चलाना भी मुश्किल हो गया था। तुम किसी से लड़ने जाओगे, भले जीत के वापस आओ, लेकिन विश्वास मानो तुम्हारा नुकसान ही होगा। नुकसान क्या होगा? जाओगे, पता चला तुम 2 लोग के मार के आए और इधर तुम्हारी तरफ से 1 लोग मरे, तो 1 लोगों की हानि आपको हुई, ठीक है ना। तुमने 10 लोगों का सर फोड़ा, उसने 5 लोगों का सर फोड़ा, तब भी तुम्हारे 5 लोगों का सर फूटा कि नहीं फूटा? दवा कराओगे। तो युद्ध में हमेशा हानि होती है, चाहे जीत हो चाहे हार हो। इन 50 देश जो युद्ध को जीते थे, इन सभी ने जो युद्ध इस संगठन में नहीं जुड़ा उसके ऊपर नियम कानून थोप दिया, ठीक। युद्ध, जैसे हमने युद्ध जीता तो युद्ध में जब समझौता होता था तो हारने वाले देश से कहते थे कि मेरे इतने बम बारूद और इतने पैसे का खर्च हुआ है पूरे युद्ध में, ये सारा पैसा मैं आपसे लूंगा, जितना मेरा खर्च हुआ, जितना मेरा नुकसान हुआ वो पूरा हर्जाना आप भरिए, ठीक है ना। जैसे 2 गाड़ियां टकराती हैं तो एक पैसा मांगता है गाड़ी बनवाने के लिए, दवा कराने के लिए, ठीक, और जबकि दोनों की गाड़ी टूटी है, अब गलती जिसकी है उसको देना पड़ेगा। तो अब हुआ क्या, इन देशों से ऐसा इतना पैसा ले लिया गया कि ये लोग तबाह हो गए, मजबूरी थी, समझौता करना पड़ा। अब इनको इतना प्रेशर डाल दिया गया कि अगर आप यूएनओ से नहीं जुड़ेंगे तो आपको महंगे दाम पे अनाज दिया जाएगा, इतना महंगा कि आप खरीद ही नहीं पाएंगे। और जितने देश थे सबने नियम बना लिया। देखते देखते धीरे धीरे करते करते इस पूरे संगठन में 193 देश क्या हो गए, जुड़ गए, ठीक है ना। और जो सबसे लास्ट में जुड़ा वो जुड़ा सन 2011 में, इसका नाम है दक्षिण सूडान, इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना, दक्षिण सूडान, ठीक है। ये सबसे लास्ट में जुड़ता है किस संगठन से? यूएनओ से। और वर्तमान में 193 देश इसमें है। ये करता क्या है, इसको ध्यान रखिए, पूरे विश्व में शांति और सुरक्षा, इसका केवल 2 उद्देश्य है। कोई भी देश आपस में लड़ाई न करें और हर देश की सुरक्षा हो सके। जो अपने देश की सुरक्षा नहीं कर पाते उनको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी इनकी है, ठीक। यही काम है यूएनओ का, संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है ना। चार्टर की बात हो गई, इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को, इसीलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस या इसी को यूएनओ डे के रूप में मनाते हैं, यूएनओ डे, ठीक है ना, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, ठीक है ना। 24 अक्टूबर को इसकी स्थापना हुई, 1945 में हुई, और तभी से हम 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। इसके ध्वज की बात कर लेते हैं। इसके ध्वज के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछेगा, इसका झंडा क्या है। मान लीजिए एक देश आप पढ़ रहे हैं जो पूरे देश पे निगरानी रखेगा, ठीक है ना। ऐसे इसका अपना संविधान है, इसके अपने मेंबर हैं, इसकी अपनी कार्यपालिका, इसके नियम बनाने वाली विधायिका है, इसकी अपनी न्यायपालिका है, इसकी अपनी फोर्स भी रहती है, इसको फंड दिया जाता है, बहुत ढेर सारे पैसे रहते हैं, इसका अपना हेडक्वार्टर रहता है, ये सारी चीज, इसका अपना झंडा होगा। तो सबके बारे में पढ़ेंगे। अगर ध्वज के बारे में देखा जाए तो ध्यान से देखिए, यूएनओ का ये ध्वज है, आप पूरे ध्वज को बड़े ध्यान से समझिएगा, नहीं तो पूरा का पूरा मैटर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ये झंडा यूएनओ का है। अब झंडे में क्या क्या पूछ सकता है, इस झंडे का जो बैकग्राउंड होता है वो हल्का नीले रंग का होता है। किसके रंग का? हल्का नीले रंग का, ठीक है ना। और इस झंडे के अंदर ऐसे प्लस का सिंबल बना रहता है, किसका? प्लस का। और इसमें 3 गोले रहेंगे, 1 2 3 गोले बने रहेंगे, प्लस का सिंबल रहेगा, ये सब पूछेगा। और इसमें विश्व का मानचित्र बना है, ठीक है ना, पूरे दुनिया का मानचित्र इसके अंदर बना है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक।
मतलब पूरा विश्व एक परिवार है। ये जो गोल आकार है ये पूरा पृथ्वी हो गया, ठीक है ना। और इस पृथ्वी पे पूरे विश्व, ये जितने भी देश हैं उसके मानचित्र है। इसके बाद इसमें दो टहनियां ऐसे लगी हुई है, ठीक है ना। ये जो टहनी है, टहनी मतलब होता है शाखा। क्या होता है? शाखा। ये एक पेड़ होता है जिसको हम जैतून कहते हैं। क्या कहते हैं? जैतून। इसी जैतून का ये जो शाखा होता है, यही शाखा ऐसे ओवरलैप करता है इस गोले को। जैतून आपसे पूछेगा शांति का प्रतीक कौन सा वृक्ष है, तो आप जैतून का वृक्ष कहेंगे। इसको शांति का प्रतीक माना गया है, ठीक है ना। अब आपको फंसाने के लिए एग्जामिनर कहेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे में स्थित है, ठीक है ना। जैतून की पत्ती, जैतून की शाखाएं, ठीक है ना, जैतून की जड़, ऐसे ऑप्शन देगा। तो आप ध्यान रखिए, शाखा है, शाखा मतलब तना। जैसे ये क्या है? ये अपना पुष्प है, मान लेते हैं ये अपना पेड़ है, ठीक है ना। इसकी पत्ती, ये ग्रीन वाली इसकी पत्ती है, इसका फूल ये है, और यही फूल धीरे धीरे फल का आकार लेती है, ठीक है ना। ये नहीं लेती। मान लो 1 मिनट के लिए ये आम का है, तो इसको आप लोग क्या कहते हैं? आम के फूल को, हाँ, क्या? बौर, ठीक है ना। वही बौर धीरे धीरे फल का रूप लेता है। वैसे ये जो इसकी डाल जा रही है, ये जो आप डाल देख रहे हैं, इसी को शाखा कहते हैं, ठीक है ना। तो जैतून की डाल आप ये समझ लीजिए, ये क्या है? पूरा का पूरा ये जैतून की शाखाएं बनी है, ठीक है ना। हल्के नीले रंग का है, 3 गोले हैं, गोले में प्लस है और विश्व का मानचित्र बना हुआ है, ठीक है ना। यही है यूएनओ का क्या है? ये झंडा। इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। अब आते हैं भाषा। हर देश की अपनी भाषा होती है। जैसे अपने भारत के संविधान में टोटल 22 भाषा है। कितनी भाषा है? 22 भाषा। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? 14। 14 के बाद धीरे धीरे समयानुसार भाषाओं को जोड़ा गया। पहले सिंधी भाषा आई, फिर नेपाली, मणिपुरी, कोकड़ी आई, फिर बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली आई, ठीक है ना। तो 9 भाषाएं बाद में और जोड़ दी गई, और वर्तमान में संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22। ऐसे ये जो यूएनओ है, इसमें कौन सी भाषा चलेगी, इस पे जब विचार चला तो इसकी जो भाषाएं हैं वो 6 प्रकार की भाषा है। कितनी प्रकार की भाषा है? 6 प्रकार की भाषा है। ध्यान से समझिए, भाषा के बारे में ध्यान रखिए। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती है वो भाषा है चाइनीज, क्योंकि सबसे ज्यादा चाइना में लोग रहते हैं। हमारी भी संख्या 140 करोड़ के ऊपर जा रही है। एक वक्त आएगा जब हम भी सबसे ज्यादा हिंदी बोले जाने वाली भाषाओं में से आ जाएंगे। ध्यान से देखिए, जो पहली भाषा है, ये पहली भाषा ए से होता है अरेबियन, मतलब मुस्लिम कंट्रियों में जो भाषा बोली जाती है। ए से अरबी भाषा होगी, मैं यहां लिखता हूं, पहली भाषा अरबी हुई, ठीक। दूसरा है सी से चाइनीज भाषा, ठीक है ना, इसी को चीनी भाषा कहते हैं। दूसरी भाषा जो होगी चीनी भाषा होगी। तीसरा ई से इंग्लिश भाषा होगी। अमेरिकी कोई भाषा नहीं होती, ध्यान से देखिएगा। ये इंग्लिश, पहला अरबी, दूसरा चीनी, तीसरा ई से इंग्लिश। एफ से फ्रेंच भाषा। एक एफ से कौन सी भाषा आती है? फ्रेंच भाषा, ठीक है ना। फ्रेंच भाषा, ये एफ से आर से रसिया का भाषा, रूसी भाषा या रसियन भाषा, ठीक है ना। इसके बाद जो एस है, एस से बनेगा स्वीडिश। कौन सा? स्वीडिश। ये भाषाएं हैं, ठीक है ना, स्वीडिश। आपको मैंने 6 प्रकार की भाषा बताई। यूएनओ में कितनी भाषाएं हैं, कौन सी भाषा है, कौन सी नहीं, ये क्वेश्चन पूछता है। तो आप याद कर लीजिए, ए, सी, ई, एफ, आर, एस। ए से अरबी, सी से चाइनीज, ई से इंग्लिश, एफ से फ्रांस, आर से रसियन और एस से स्वीडिश। ये भाषा। लेकिन जो मुख्य काम होगा सचिवालय में, जो मेन का, जैसे अपने भारत देश में 22 भाषाएं हैं, क्या 22 भाषा बराबर रूप से प्रयोग की जाती है? क्या नहीं। सबसे ज्यादा 22 भाषाओं में, भारत के 22 संविधान के भाषाओं में सबसे ज्यादा इंग्लिश और हिंदी प्रयोग की जाती है। यही की जाती है कि नहीं? दक्षिण भारत में इंग्लिश चलता है, नागालैंड में इंग्लिश चलता है, मिजोरम में इंग्लिश चलता है,
जितने भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं वो सब इंग्लिश में आते हैं, ठीक है ना। बड़े बड़े विश्वविद्यालय और कॉलेजों में इंग्लिश की शिक्षा पढ़ाई जाती है, तो हमारे देश में इंग्लिश और हिंदी सबसे ज्यादा चलता है। ऐसे इसमें भी सबसे ज्यादा इंग्लिश और फ्रेंच चलता है। कौन? इंग्लिश और फ्रेंच, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। और अंतरराष्ट्रीय भाषा इंग्लिश को मानी गई है। इंग्लिश और फ्रेंच ये दोनों भाषाएं सर्वाधिक यूज होती है। कहाँ? यूएनओ में। तो इसकी भाषा की बात हो गई, इसके ध्वज की बात हो गई, स्थापना की बात हुई, चार्टर की बात हुई, इतिहास के बारे में बात हुई। इतनी बातें क्लियर हुई। अब आ जाते हैं इसके अंग के बारे में बात करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग है। कितने अंग है? 6 अंग। 6 अंगों को पहले नाम याद कर लीजिए, ठीक है ना। ये बार बार पूछता है। पहला है महासभा, दूसरा है सुरक्षा परिषद। पहला महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा आएगा सचिवालय, चौथा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ध्यान से देखिए, तीसरा सचिवालय, ठीक है ना, चौथा आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और पांचवा आप लेंगे तो आईसीजे, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात किया। इसका अपना भी न्यायालय है, जैसे देश में होता है, इसको एक देश समझ के पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। इसके अलावा एक छठा अंग है न्यास परिषद। 6 अंग है। मान लीजिए एग्जाम में आपको पूछा यूएनओ के कितने अंग हैं और उसमें ऑप्शन 6 नहीं दिया, ऑप्शन में 5 है, तो आप 5 पे टिक लगाएंगे। क्यों 5 पे टिक लगाएंगे? क्योंकि ये जो लास्ट वाला न्यास परिषद है इस समय ये अस्तित्व में नहीं है, ये खत्म हो गया है। तो हो सकता है आपको 6 न देके ऑप्शन में 5 दे तो 5 पे करना, लेकिन ऑप्शन में 5 और 6 दोनों दे तब 6 पे करना, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अब आइए सबके बारे में प्यार से पढ़ते हैं। महासभा, यूएनओ की जो महासभा होती है, ध्यान से देखिएगा, इस महासभा में कुल सदस्य देशों की संख्या 193 है और पूरी दुनिया में 200 से कुछ ज्यादा देश हैं, ठीक है ना। मेन देश इसमें जो नहीं आता, वेटिकन सिटी और ताइवान, 2 ऐसे देश है जो यूएनओ में नहीं शामिल है। और इसको कई बार पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूएनओ में शामिल नहीं है, तो आपका जवाब होगा ताइवान और वेटिकन सिटी इसमें शामिल नहीं है, ठीक है ना। अब इसमें सदस्य पूछेगा तो 193 देश होंगे, ठीक है ना। दूसरी चीज, इसकी बैठक होती है, हर 1 वर्ष पे बैठक होगी और ये बैठक सितंबर में होगी, ये ध्यान से रखिए। सितंबर में ये बैठक होती है, किसका? महासभा का। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछेगा तो आपका हेडक्वार्टर क्या होगा? न्यूयॉर्क, ठीक है ना। इसके हेडक्वार्टर के बारे में एक बहुत प्यारी घटना है, उसको ध्यान से समझिएगा। एक जॉन फेलर करके व्यक्ति थे अमेरिका के, उनका नाम है जॉन फेलर, ठीक है ना। जॉन फेलर, जब ये यूएनओ की चर्चा चल रही थी तो इनको लगा मेरे पास बहुत संपत्ति है, मैं क्या करूंगा, इतिहास में अमर होने के लिए इन्होंने अपनी 5 एकड़ जमीन न्यूयॉर्क में, 5 एकड़ जमीन न्यूयॉर्क में, कहा जाता है पूरी दुनिया में सबसे महंगी जमीन न्यूयॉर्क में बिकती है, ठीक है ना। और मुंबई के कुछ ऐसी जगह हैं जिसकी जमीन की कीमत न्यूयॉर्क शहर के बराबर है, ठीक है ना, मुंबई। तो ध्यान से समझिए, न्यूयॉर्क में 5 एकड़ जमीन, 1 एकड़ में लगभग 2.5 बीघे आते हैं, ठीक है ना। इतना ज्यादा जमीन इस व्यक्ति ने दान दे दिया, किसको? यूएनओ को। और कहा आप अपना हेडक्वार्टर यहां बनाइए, लेकिन इसने एक शर्त उसमें ये डाला कि ये जो हेडक्वार्टर और ये जो जमीन होगी ये अमेरिका की जमीन नहीं होगी, इस पे प्रत्येक देश का अधिकार होगा। क्यों? क्योंकि यूएनओ हर एक देश का संगठन है, हर एक देश की संस्था है। 193 देश है, अमेरिका के इशारे पे ये काम नहीं करेगा। इसलिए यूएनओ का जो हेडक्वार्टर बनाया गया वो कहां बनाया गया? न्यूयॉर्क में बनाया गया। और न्यूयॉर्क में जहां बनाया गया वो जमीन अमेरिका की प्रॉपर्टी में नहीं आती, बल्कि पूरे देश की प्रॉपर्टी उसको मानी जाती है। और इसका हेडक्वार्टर भी पूरे विश्व की का हेडक्वार्टर माना जाता है, अमेरिका की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती। तो ध्यान से समझिए, इसका हेडक्वार्टर पूछेगा न्यूयॉर्क, सदस्य 193, बैठक 1 वर्षों में, सितंबर से दिसंबर तक बैठक चलता है। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन दिसंबर आपको नहीं याद करना, सितंबर याद करना, क्योंकि कभी कभी विपरीत कंडीशन में बैठक पहले ही समाप्त कर दिया जाता है। सितंबर महीने में पूरे विश्व के जितने भी लीडर हैं
सब राष्ट्राध्यक्ष, देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बड़े बड़े विश्व के बड़े बड़े नेता, जैसे अपने देश में बड़े नेताओं में नाम लिया जाएगा तो प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, विदेश मंत्री का, रक्षा मंत्री का, ये सभी लोग इस बैठक में शामिल होते हैं, इस बैठक में जाते हैं और अपने देश का पक्ष रखते हैं। अपनी शिकायत किसी देश से है तो वो भी शिकायत भी वहां पे रखी जाती है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। 1977 में अटल बिहारी वाजपेयी ने इस यूएनओ के मंच पे पहली बार हिंदी में भाषण दिया था। तो यूएनओ के हेडक्वार्टर या यूएनओ के मंच पे हिंदी बोलने वाले प्रथम व्यक्ति पूछेगा तो आपका जवाब होगा अटल बिहारी वाजपेयी। 1977 ईस्वी, उस समय ये भारत के विदेश मंत्री थे और बहुत प्यारा भारत देश था। कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस के अपोजिट से चुनाव लड़ते थे अटल बिहारी वाजपेयी, और कांग्रेस ने खुद इन्हें विदेश मंत्री बना के यूएनओ में भेजा था, ठीक है ना। और ये अपने जो है अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार यूएनओ में हिंदी बोले थे, ये ध्यान रखिए। बैठक के बारे में पता चली, बैठक में किसी चीज के लिए वोटिंग होती है, कौन देश कितना पैसा देगा, कोई नियम कानून बनाया कि अब कोयला का यूज नहीं होगा, तो इस पे वोटिंग पड़ती है। हर देश का वोट केवल एक के बराबर होगा। ऐसा नहीं है कि भारत वाले 144 करोड़ को लेके पहुंच गए तो 144 करोड़ वोट पड़ जाएगा। हर देश का केवल एक वोट माना जाएगा और 2/3 बहुमत से जो चीज पारित होगी वो पूरी दुनिया को उसका पूरा का पूरा काम करना पड़ेगा। ऐसे 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं जो पूरी दुनिया को 2047 तक, 2030 तक, 2070 तक, उन सभी लक्ष्यों को क्या करना है, पूरा करना है। तो ध्यान से समझिए, इसका उपनाम, महासभा को उपनाम कहते हैं दुनिया की संसद। महासभा, यूएनओ का एक अंग है महासभा, और इस महासभा का दूसरा नाम है दुनिया की संसद। दुनिया की संसद। आप अभी जैसे लोकसभा और राज्यसभा पढ़ते थे, वैसे पूरी दुनिया के संसद अगर पूछेगा तो आप किसको बोलेंगे, यूएनओ को बोलेंगे। ये है अंतिम देश, अभी मैंने बताया दक्षिण सूडान है अंतिम देश। बजट, यूएनओ को अपने कार्य के लिए पैसा चाहिए। जैसे ये करता क्या है, जैसे कोई देश युद्ध लड़ रहे हैं, मान ही नहीं रहे हैं, रसिया यूक्रेन भिड़े पड़े हैं, उधर फिलिस्तीन और इजराइल भिड़ा पड़ा है, तो यूएनओ के लोग करते क्या है, अपना प्राथमिक दवा लेके, पानी लेके, जो भी जरूरत की चीजें, खाना लेके, ये सब दौड़ पड़ते हैं युद्ध मैदान पे। और सबसे मानवता का सबसे बड़ा, अगर आपको देखना हो एग्जाम्पल, तो यूएनओ जब युद्ध स्तर पे कार्य करता है, जहां युद्ध चलता है वहां पे देखिएगा, ठीक है ना। ये जाता है, जो भी सैनिक घायल है उसकी दवाई कराएगा, उसको पानी पिलाएगा, उसको पकड़ के, अब जो सैनिक घायल है उसको यूएनओ के लोग पकड़ के दवा के लिए जा रहे हैं तो उस पर हमला नहीं हो सकता, ठीक। उसकी दवा करवाएगा, जरूरत की चीजें देगा, भोजन पानी हर एक चीज, बिना किसी स्वार्थ के। यूएनओ ये नहीं देखता कि हमें केवल यूक्रेन वाले को पकड़ना है या केवल रसिया वाले को। कोई भी व्यक्ति अगर वो युद्ध स्थल पे गिरा है, उसको दवा की जरूरत है, चाहे वो जिस देश का है, ये दवा कराएगा। इस कार्य के लिए यूएनओ को सन 2001 में शांति नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, ये ध्यान रखिएगा। यूएनओ को 2001 में दुनिया का नोबेल पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार, उसमें से शांति सबका बाप होता है, मतलब सबसे ज्यादा महत्व रखता है। तो नोबेल पुरस्कार में शांति का नोबेल पुरस्कार 2001 में मिला था इसके कार्य के हेतु। तो ये सब काम करने के लिए इसको पैसे चाहिए, दवा के लिए और उनको पानी के लिए, अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए। तो ये जो पैसा आता है, ये पैसा जितने भी देश हैं, हर देश के जीडीपी के आधार पे पैसा लगता है। और अगर हम औसत लें तो भारत 21 नंबर पे आता है। 21 नंबर मतलब कि भारत से ज्यादा 20 लोग पैसा देते हैं, ठीक है ना। और भारत जो है 21 नंबर पे है जो यूएनओ को पैसा देता है इस कार्य के लिए, ठीक। एक वक्त था सन 2014 के आसपास जब भारत टॉप 10 के अंदर था, मतलब टॉप 10 सबसे बड़े देश जो यूएनओ को पैसा देंगे उसमें भारत था। सबसे ज्यादा इसमें पैसा देता है अमेरिका। अमेरिका बहुत पैसा देता है इसमें, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा।
ये सारा काम महासभा में होगा। सदस्य कितने हैं, बैठक क्या होगा, उपनाम, मैंने बताया दुनिया की संसद, अंतिम देश दक्षिण सुदान, बजट मतलब दुनिया में जो मानवीय कार्य होगा उसमें जो खर्च आएंगे उसके पैसे की व्यवस्था। नए सदस्य, कोई देश चाहता है, जैसे ताइवान या वेटिकन सिटी ने कहा कि मैंने यूएनओ का चार्टर पढ़ा और उन सभी चार्टर के नियमों को मैं स्वीकार करता हूं और स्वीकार करने के बाद इस यूएनओ का मैं मेंबर बनना चाहता हूं। अगर कोई देश यूएनओ का मेंबर बनना चाहता है तो जितने भी देश हैं वो सब वोट डालेंगे, 193 देश वोट डालेंगे और 2/3 बहुमत से यदि पास हो गया, मतलब 300 आदमियों में से 200 आदमियों ने कहा कि हाँ इसको मेंबर बनाइए, तो वो देश यूएनओ का क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा। ठीक है ना, ये महासभा का काम है और यही इसके यूएनओ के महासचिव को कि कौन बनेगा उसका सलाह भी देता है, ये ध्यान रखिएगा। आगे आता है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद बहुत बेहतरीन काम करता है। इसका उपनाम है, इसका जैसे इसका उपनाम है दुनिया की संसद, वैसे इसका उपनाम है दुनिया का पुलिसमैन। इसका उपनाम क्या है, पुलिसमैन। ठीक है ना, पूरी दुनिया का पुलिसमैन कौन है, तो आप कहेंगे यूएनओ का एक अंग है सुरक्षा परिषद, इसको पूरी दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। इसमें टोटल 15 सदस्य देश होते हैं। कितने सदस्य देश, 15। मैं 15 को 2 भागों में लिखा, 10 और 5। ये 5 अस्थाई देश हैं और 10 अस्थाई होते हैं। ठीक है ना, 10 अस्थाई का मतलब क्या हुआ कि ये 2 वर्षों के लिए चुने जाएंगे, 2 वर्षों के बाद से फिर कोई दूसरा देश चुना जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। और यहाँ पे अस्थाई सदस्य कौन होंगे, इसकी सिफारिश करता है महासभा, और ये जो 5 अस्थाई लोग हैं इनके सिग्नेचर के बाद ही वो क्या होंगे, अस्थाई मेंबर बन सकते हैं। भारत भी अस्थाई मेंबर लगभग 9 से 10 बार बन चुका है। ठीक है ना, एक पॉइंट और छूटा, महासभा में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला पूछेगा तो विजय लक्ष्मी पंडित, याद रखिएगा। कौन, विजय लक्ष्मी पंडित महासभा की पहली मेंबर बनी थी, ये ध्यान रखिएगा। यहां देखिए सुरक्षा परिषद में 5 अस्थाई होंगे, 10 अस्थाई। अस्थाई 2 वर्ष के लिए होंगे और जो अस्थाई है वो आजीवन के लिए होंगे। ठीक है ना, इनको एक वीटो पावर दी गई है। वीटो पावर ये निषेधाधिकार है, इसको निषेधाधिकार भी कहा जाता है। निषेधाधिकार मतलब जैसे कोई भी कार्य यूएनओ कर रहा है और उस कार्य में इन 5 में से कोई एक अड़ंगा लगा लिया तो वो कार्य नहीं होगा, इतनी पावर होती है। जैसे कोई नियम बनाए, ये सभी 10 लोग मिलके कोई नियम बनाए कि इस समय बड़ी समस्या चल रही है यूक्रेन में, उनको कुछ आर्थिक मदद देनी चाहिए, वो देश बर्बादी की ओर चला जा रहा है, इसमें से कोई एक मना कर देगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही है कि वीटो पावर वाले जो देश हैं ये 5 हैं और ये 5 कभी छठवें को मौका नहीं देते वीटो पावर का, क्योंकि कोई एक इकलौता अगर अड़ गया कि ये चीज नहीं होगी तब वो नहीं होगी, क्योंकि ये उसके चार्टर में लिखा है, नियम में लिखा है। या तो नियम को बदलो या तो फिर इन लोगों को बदलो, तभी कुछ हो सकता है। अब इन 5, ये 5 जो है ये उस समय के सबसे पावरफुल देश हैं। ठीक है ना, इन 5 में कौन आएंगे, पहला आएगा ए से होगा अमेरिका। ठीक है ना, फिर आएगा बी से होगा ब्रिटेन, अमेरिका ब्रिटेन। सी से होगा चाइना चीन, आर से होगा रसिया रूस, एफ से होगा फ्रांस। ठीक है ना, दरअसल जब ये 5 वीटो पावर दिया जा रहा था तो 4 तो वीटो पावर फिक्स थे, चाइना फिक्स नहीं था। क्यों नहीं था, क्योंकि 1945 और 46 के आसपास चाइना का इतिहास देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा चाइना एकदम गरीब देशों में आता था, खुद गुलामी की जंजीर में था। ये उतनी ज्यादा विकास नहीं किया था जैसे रसिया और अमेरिका बम बारूद बना लिए थे। तो भारत को मौका दिया गया कि आप इन 5 अस्थाई देशों में आप भी मेंबर बन जाइए। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी गौतम बुद्ध से भी बड़े बौद्ध धर्म के वो आदमी बन गए। गौतम बुद्ध ने तो न्याय की चीजें बताई, धर्म की चीज बताई, इन्होंने इतना न्याय कर दिया चाइना के खिलाफ कि वो मेरा भाई है, मुझे ये पद नहीं चाहिए, मेरे भाई को ये पद दे दिया जाए। ठीक है ना, जरूरी है आप अपने पड़ोसियों को मदद करिए, लेकिन ऐसा मदद मत करिए कि आपके द्वारा पिलाया गया दूध से उसकी जान बची और कल उसी दूध का वो जहर बना के आपको डसे।
ठीक है ना। इसी को आइंस्टीन का सांप कहते हैं। सांप को दूध पिलाओगे और उसके अंदर ताकत आई तो डसेगा सबसे पहले तुम्हें, ठीक है ना। वही चीज भारत के साथ हुआ। अभी कुछ दिन पहले अस्थाई मेंबर में पूरे विश्व के लोगों ने यह तय किया कि भारत एक ऐसा मेंबर हो सकता है जो इसका अस्थाई सदस्य बन सकता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के अंदर बड़ा कलाकारी है। वो विदेशों में जाते हैं तो दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से हाथ नहीं मिलाते, गले ओले मिलने लगते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलेंगे तो ताली ओली ठोक के हाथ उठा घुमा टहला देते हैं तुरंत। ये लगेगा जैसे अमेरिका का राष्ट्रपति भारत में आया है जबकि यहाँ का राष्ट्रपति वहां गया है। ये सब कला है उनकी, ठीक है ना, एक दूसरे को आकर्षित करने की। जैसे कोई भी लड़का आपके सामने आया और आने के बाद देख के थोड़ा उधर देखने लगा, आप समझ गए मुझे इग्नोर किया। आपको देख के पूछा कि मैंने आपको कहीं देखा है, तब आपको लगेगा कि हाँ ठीक ठाक है, बोलता है। आपको देखने के बाद तुरंत हाथ मिला लिया तो आपको लगेगा यार ये अच्छा दोस्त बनाने लायक है। और देखते ही दौड़ के आया, गले लगा लिया, तब कहेंगे यार इससे अच्छा इंसान इस धरती पे है ही नहीं है, ठीक। वही कलाकारी है अपने प्रधानमंत्री के अंदर। सभी देशों को मिलाया और मिलाने के बाद ये अस्थाई देश, भारत सोचा अस्थाई देश बन जाए तब तो पूरी दुनिया में नेतागिरी करेंगे। लेकिन मैटर फंसा कहां? ये चीन, ये चाइना। अमेरिका ने भी कह दिया, ब्रिटेन जो भारत को गुलाम बनाया था अंग्रेज, वो भी कह दिए भारत को मेंबर बनाओ, ठीक। रसिया भी बोल दिया, फ्रांस भी बोल दिया कि भारत को मेंबर बनाओ, लेकिन चाइना ने इसको मना कर दिया, कहा ना भारत मेंबर नहीं बनेगा। और एक व्यक्ति अगर एक देश मना कर दिया तो वो काम नहीं हो सकता, ये वीटो का पावर होता है, इसी को निषेधाधिकार कहते हैं। और चाइना ने भारत को अस्थाई देशों में शामिल होने से रोक दिया, ठीक है ना। ये सब इतिहास आपको पता होना चाहिए। यहां भारत नहीं गया। ये जो सुरक्षा परिषद है इसकी बैठक होती है हर 14 दिन पे, हर 14 दिन पे इसकी एक बैठक बुलाई जाती है, ठीक। ये जो 5 अस्थाई देश हैं ये भी इस बैठक में रहते हैं, ठीक। यहाँ जो पुलिस या जो आर्मी चुनी जाती है, ऐसा नहीं है कि इसकी भर्ती निकलती है सरकारी रिजल्ट पे। यहाँ बड़े बड़े देश के अच्छे अच्छे जो आर्मी के लोग होते हैं उनको सुरक्षा परिषद चुनता है। और चुनने के बाद ऐसे देश जो बेचारे गरीब हैं उन पे कोई कब्जा न कर सके तो उनके बॉर्डर पे लगाने का काम करता है। और ये हमको बड़े गर्व के साथ बताने में ये खुशी हो रही है कि सुरक्षा परिषद ज्यादातर इंडियन आर्मी को बुलाती है, क्योंकि इंडियन आर्मी के अंदर एक खास बात होती है, ये किसी भी मौसम को डील कर सकते हैं। जैसे दुनिया में तमाम ऐसे देश है जहां पे केवल ठंड है या बहुत गर्मी पड़ रही है या 24 घंटे बरसात ही हो रही है, ठीक है ना। लेकिन हिंदुस्तान ऐसा देश है जहां पे हर प्रकार के मौसम है। कुछ दिन गर्मी, प्रचंड गर्मी रहेगी, बर्दाश्त के बाहर ये लगेगा साला चमड़ा उखाड़ के फेंक दो। और ठंड आएगी तो ऐसी ठंड आ जाएगी कि घर के बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। बरसात भी जब होने लगती है, कायदे से बरसात होती है तो 2-4 दिन सूरज नहीं दिखाई देते। तो भारत हर मौसम से परिचित है। अब यहाँ का जो आर्मी वाला होगा उसको ठंडी में भेज दो, तुरंत मोफलर लगा खड़ा हो जाएगा। गर्मी में भेज दो तो आराम से गर्मी को बर्दाश्त करेगा। बरसात में भी ये जा सकते हैं। तो इसीलिए ये जो सुरक्षा परिषद अदर देश के आर्मी, जैसे इंग्लैंड का आर्मी लेगा तो वो सोचेगा इसको कहाँ लगाना है, केवल ठंडा जो देश हो वहां पे लगाना है जहां बर्फ हो। और भारत का लेगा तो कहीं भी लगा दो, स्वतंत्र है, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए भारत की आर्मी को ये ज्यादा वो करता है। और भारत की आर्मी युद्ध स्तर में लोगों की जान बचाने में भी नंबर 1 पे है। और थल सेना, दुनिया में कोई ताकतवर हो लेकिन जब बात केवल थल सेना की आएगी तो थल सेना में भारत से ज्यादा ताकतवर कोई देश नहीं है। और थल सेना ही जमीन हड़पती है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। तो ये था सुरक्षा परिषद। मैंने क्या बताया, 15 देश, 10 अस्थाई, 5 अस्थाई देश होंगे। इसमें 5 वीटो पावर वाले, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया और रसिया। ये 5 वीटो पावर यानी निषेधाधिकार। 14 दिन पे एक बार बैठक होगी अस्थाई मेंबर की, ठीक है ना। अब आता है सचिवालय। सचिवालय का जो महासचिव होता है वही यूएनओ का अध्यक्ष माना जाता है। पूरे यूएनओ को अगर दर्शाना हो कि यूएनओ को केवल एक आदमी को देखे और पूरे यूएनओ को हम इमेज कर लें तो वो क्या है, यूएनओ का महासचिव है। और यूएनओ के महासचिव इस समय जो है वो कौन है, एंटोनियो गुतरेज। एंटोनियो गुतरेज कहां के हैं, पुर्तगाल, ठीक है ना।
पुर्तगाल जो 1498 ईस्वी में भारत में प्रवेश किए थे, उसी देश के निवासी हैं एंटोनियो गुतरेज। एंटोनियो गुतरेज ये दूसरा कार्यकाल शुरू किए हैं। इनका जो कार्यकाल जो चुना जाएगा वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। ये दूसरा इनका कार्यकाल है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। 10 साल तक यूएनओ का महासचिव यानी पूरे दुनिया के संसद के मालिक हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं, भारत का आज तक कोई इंसान यहां तक पहुंच ही नहीं पाया है, ठीक है ना। और ये जो एंटोनियो गुतरेज है ये पुर्तगाल के हैं, अभी वर्तमान में है, इसके पहले भी यही थे और दूसरा कार्यकाल 2026 तक यही रहेंगे, तो इनको याद कर लीजिए। इसके जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था ट्रिगवेली। ट्रिगवेली ये पहले यूएनओ के पहले अध्यक्ष को पूछेगा तो ट्रिगवेली। ये कहां के हैं? नॉर्वे के हैं। कहां के हैं? नॉर्वे। ट्रिगवेली नॉर्वे के हैं और जो वर्तमान में है वो पुर्तगाल के हैं। और पहला एशियाई महासचिव पूछा एशिया का, तो वो म्यांमार के, म्यांमार जो भारत के जस्ट बगल में है, ठीक है ना, सॉरी म्यांमार नहीं, भूटान। भूटान एक छोटा सा देश है, सिक्किम के अगल बगल होगा, देख लीजिए। तो उस भूटान के एक व्यक्ति थे थांगटा, ठीक है ना, थांगटा नाम के व्यक्ति एशिया के पहले ये महासचिव बनाए गए थे, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ये थांगडा, ठीक है ना, कि ये पहले एशियाई महासचिव बने। और ये बनता कौन है? महासचिव बनेगा कौन? ये महासभा जिसको सिफारिश करेगी, ठीक है ना। महासभा सिफारिश पहले ये भेजते हैं, ये सचिवालय से सिफारिश गया, महासभा उसको तय करेगी कि ये नाम सही है या गलत है। जैसे हम लोग जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, तो राष्ट्रपति चाहे तो किसी का नाम काट दे तो वो जज नहीं बन सकता। वैसे ही महासभा, इसका मेन अंग महासभा ही है, यही पूरा संचालन करता है। सचिवालय का जो महासचिव होता है वो पूरे यूएनओ को प्रदर्शित करता है, ठीक। और सचिवालय करता क्या है? बहुत सारे आंकड़े को ये दर्ज करता है, किस देश में कितनी गरीबी है, किस देश में कितनी बेरोजगारी है, किस देश में अनाज की कमी है, किस देश में पानी की कमी है, किस देश के बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, किस देश में आज तक अच्छे से अस्पतालों की व्यवस्था नहीं है, किस देश में अभी तक पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई। ये सारे पॉइंट को ये ध्यान से देखती है। ऐसा कौन सा देश है जहां पे अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है? जैसे पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है, उनका पूरा का पूरा अधिकार छीन लिया जाता है। ऐसी चीजों पे ये नजर रखता है, उसका आंकड़ा बताता है, पूरी दुनिया में पेश करता है और पेश करने के बाद उसको सही करने का पूरा प्रयास करता है और जरूरत पड़ने पे खूब ढेर सारे पैसे भी देता है उस देश को, ठीक है ना। तो ये सचिवालय में पूरा लिखा पढ़ी वाला काम होगा, ठीक है ना। हर देश में कोई भी, अगर पूरी दुनिया में आपको कोई भी आंकड़ा निकालना हो, किसी भी देश का निकालना हो, तो यूएनओ के सचिवालय को सर्च करिएगा, वहां से पूरे दुनिया जिस देश का चाहेंगे, जो आंकड़ा चाहेंगे वो आंकड़ा आपको मिल जाएगा। और जितने भी प्रेस रिपोर्ट आती है, भुखमरी रिपोर्ट आती है, हैप्पीनेस रिपोर्ट आती है, जितनी भी रिपोर्ट दुनिया और समाज के सामने आती है, वो सारी रिपोर्ट यूएनओ के सचिवालय से आंकड़ा लेके तब बनाया जाता है। अब क्लियर हुआ बात? ये तीनों महत्वपूर्ण, पहला अंक महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा सचिवालय। चौथा अंक आईसीजे, इसको कहते हैं इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है, ज्यादा लीप दिया हूं क्या, इधर कुछ मिटा देता हूं, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है, ध्यान से, अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया, चाहे यूएनओ हो, चाहे महासभा हो, चाहे सुरक्षा परिषद हो, चाहे सचिवालय हो, सबका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, ठीक। लेकिन एकमात्र ऐसा है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इसका जो हेडक्वार्टर होगा यानी इसका जो मुख्यालय होगा वो द हेग में है। और द हेग किस देश में पड़ता है? नीदरलैंड। एक देश है नीदरलैंड। आप लोग क्रिकेट देखते होंगे तभी इसका नाम सुनते होंगे, बाकी कभी इसका नाम सुनाई नहीं दिया होगा। ये नीदरलैंड में एक स्थान है द हेग, वहां पे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय स्थित है, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जाने वाले प्रथम भारतीय पूछेगा तो नागेंद्र सिंह। कौन? नागेंद्र सिंह। अगर पूछेगा अभी तक कितने जज गए हैं, 4 लोग गए हैं। ध्यान से सुनिएगा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जजों की संख्या कितनी होती है? 15।
15 जज पूरे दुनिया के सबसे टॉप मोस्ट लेवल के जजों की नियुक्ति की जाती है, जो सबसे ऊपर और सबसे अच्छे फैसलों में माहिर थे। ये कब होता है? जब वो अपने कार्यकाल के अंतिम चरण में होते हैं, अच्छा खासा अनुभव ले लेते हैं, तब उनको चुना जाता है। ये सौभाग्य है कि अपने देश से अभी तक इसमें 4 लोग गए हैं। कितने लोग गए हैं? 4। और पहले व्यक्ति जाने वाले कौन थे? नागेंद्र सिंह। ये ध्यान से देखिएगा। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या करता है? कभी कोई देश किसी के ऊपर अटैक कर रहा है तो उन 2 देशों के बीच में जो विवाद होता है उसका निर्णय करना। कभी मेरा यानी मेरे देश का, भारत का कोई आदमी किसी देश में घुस गया और वहां के लोग गलती से घुसा, जैसे मछुआरा मछली मार रहे हैं, ठीक है ना। अब मछुआरे को क्या पता कि समुद्री सीमा यहां भारत की समाप्त हो गई, समुद्र की भी सीमा होती है, मतलब जल में भी सीमा बनाया गया है कि यहां तक भारत, इसके बाद ये देश, ठीक है ना। अब जो मछली मारने वाला है वो लाइन तो खींची नहीं गई है कि वो जान जाएगा कि ये भारत का क्षेत्र है। मछली मारते मारते इतना मगन हो गया कि वो पाकिस्तान वाले समुद्री क्षेत्र में मछली मारने लगा। अब पाकिस्तान वाले पकड़ के उसको जेल में डाल दिए, क्योंकि तुम मेरे क्षेत्र में आए हो। ऐसे होता है, जैसे भारत ने लगभग हजारों मछुआरा जो श्रीलंका के हैं, मछली मारते मारते भारत आ गए, पकड़ के रख लिया है जेल में। ऐसे श्रीलंका लगभग 200-400 मछुआरे भारत को पकड़ के रखा है। और ये छूटते कैसे हैं? दोनों देश के राष्ट्राध्यक्ष आपस में बात करके छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ आइचर टाइप के देश होते हैं, वो कहते हैं मछली मारने नहीं आया था, ये बम फिट करने आया था समुद्र के नीचे, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। तो जब ऐसा मैटर आता है तो उस मैटर को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ले जाया जाता है और यहाँ के जज निर्णय देते हैं, ठीक है ना। और एक शर्त और होती है, जैसे भारत का मैटर है तो उस मैटर में भारत का जज शामिल नहीं होगा, ठीक, नहीं तो वो अपने देश के पक्ष में फैसला करेगा, ठीक। और एक चीज और ध्यान रखिए, इन 15 में भी एक हेड होता है। कौन होता है? एक अध्यक्ष, ठीक है ना। और भारत के 4 जजों में से एक अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष के पद तक भी पहुंच चुके हैं। और इन 15 में से ध्यान से देखिएगा, 9 जजों का क्या होता है? कोरम। ये ध्यान से समझिए, 15 जज, जैसे कोई भी कार्यवाही, जैसे क्लास यहाँ पे कब चलेगी? जब कम से कम 20 विद्यार्थी उपस्थित होंगे। पता चला मैं पढ़ाने आया, 2 बच्चा आया है पढ़ने, तो उस दिन क्लास थोड़ी चलेगी, छुट्टी कर दिया जाएगा, जाओ यार अब 2 लोगों को क्या 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाएं। तो ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 15 जज हैं और 15 में से जब तक 9 नहीं आएंगे तब तक कोई फैसला नहीं होगा। 9 जजों का उपस्थित होना अनिवार्य है, ये बात ध्यान रखिए। और जो जज यहां चुना जाएगा, जो न्यायाधीश बना अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का, वो 9 साल के लिए जज बनेगा। कितने साल के लिए बनेगा? 9। सारे आंकड़े याद करने हैं, इतना जितना बोल रहा हूं सब। जज कितने साल के लिए रहेंगे, भारत के कितने गए, हर एक चीज। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में 9 वर्ष के लिए जज चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए? 9 वर्ष। और कोरम भी है, 9 जजों का कोरम है, 15 में से 9 उपस्थित होंगे तब कोई कार्यवाही होगी। अभी आपने देखा था केदार जाधव वाला जो केस हुआ था, कहां पे? पाकिस्तान में। जो भारत के राजदूत हैं उनको पाकिस्तान ने पकड़ा है। तो इसमें 1 रुपए की वकालत करके एक हमारे वकील हैं हरीश साल्वे, हरीश साल्वे ने 1 रुपए में मुकदमा लड़ा था। किसका? केदार जाधव का। और उस मुकदमे में भारत की जीत हुई थी, ठीक है ना। ये आपको पता होना चाहिए। हमारा केस अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में गया था। उस समय भारत की विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज, ठीक है ना। और सुषमा स्वराज जब अपनी आखिरी सांसें हॉस्पिटल में ले रही थी तो अंतिम समय में उनको ध्यान आया कि जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जो जज में वकालत किए हैं हरीश साल्वे, जब भी आप यहाँ पे आपको पैसा नहीं, आप पकड़े गए दूसरे देश में तो आपके परिवार पैसा नहीं देंगे वकील को, भारत सरकार भेजता है वकील और भारत सरकार पैसा देता है। तो उनको ध्यान आया कि मैंने वकील का पैसा नहीं दिया। जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के जज हैं हरीश साल्वे, उनका शुल्क 1 रुपए में वो लड़े थे, वकालत करके वहां गए थे, भारत को जिताए थे, जो है वो मैटर केदार जाधव वाला। उनको ध्यान आया कि 1 रुपए मैंने उनको दिया नहीं है,
उनको बुलाकर अपने अंतिम समय में 1 रुपए उन्होंने अपने हाथ से दिया था हर इस साल। देखो बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। यहाँ तो फीस 1-1 महीने का लेके भाग जाते हैं, सांस नहीं लेते, देखने पे मुंह छिपाने लगते हैं, वो आखिरी दम पे 1 रुपए देने लगी। अब ये मत कहिए सर 1 ही रुपए देना था इसलिए दे दी। अरे तुम्हारे लिए 500,000 रुपए महंगा होगा, वो भारत सरकार है, अगर 500 करोड़ भी देना होगा तो उसके लिए 1 रुपए के बराबर होगा, ठीक है ना। इतना मत समझिए कि 1 रुपए देना था इसलिए बुला बुला के दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। 500 करोड़ भी भारत सरकार के लिए कुछ नहीं, 1-1 लाख करोड़ रुपए की योजना आपको देता है भारत सरकार। तो ये था अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की बात। अब आते हैं आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, एक ऐसा परिषद जो ऐसे देश हैं जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमजोर हैं, पैसे से कमजोर हैं, अपनी रक्षा सुरक्षा नहीं कर सकते, ऐसे देश को पैसा देने का काम। जैसे आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप कपड़े नहीं खरीद पाएंगे, भोजन नहीं कर पाएंगे, कुपोषित होने लगेंगे, आपका घर अच्छे से नहीं रहेगा, बारिश होगी, बीमारी आएगी और बड़े कम समय अंतराल में आप समाप्ति की ओर चले जाएंगे, काल के गाल में समा जाएंगे। लेकिन आप कितना भी गरीब है, हर महीने कोई 50,000 देने लगा तो आप कपड़ा भी ले लेंगे, अपना घर भी बना लेंगे, अपनी स्थिति भी मजबूत कर लेंगे, अपना बिजनेस भी शुरू कर लेंगे और हो सकता है 2-4 वर्षों बाद आपको उस पैसे की जरूरत ना हो, आप अपने पैर पे खुद खड़े हो जाएंगे। हो सकता है कि नहीं। तो ऐसा ही काम जो देश अभी तक एकदम अत्यंत पिछड़े टाइप के हैं, पैसे तक की कमी है, ऐसे देश को पैसा मुहैया कराना और उनको समाज के स्तर पे सुदृढ़ करने का काम कौन करता है? यूएनओ। आज भी आप देखते हैं, आप इधर से जाएंगे तो कल मैं गरेथा में प्रचार करने गया था, तो गरेथा से एक रोड इधर बराही माता के पास गई है, ठीक है ना। वहां पे एक बोर्ड लगा है, उस बोर्ड में यूनिसेफ लिखा था, बच्चों के लिए काम करती है संस्था, और ये यूएनओ से संबंधित है। और यूनिसेफ ने भारत को पैसा दिया है अपने बच्चों, छोटे छोटे बच्चों कुपोषित न हो सके, पोलियो की बीमारी न हो सके, इसलिए भारत सरकार को पैसा दिया गया है, ठीक है ना। तो हम अभी तक उस देश में है जहां पे यूएनओ को पैसा देना पड़ रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ऐसे देश हैं, ये छोटे छोटे बोर्ड आपको बहुत बड़ा संदेश देते हैं, अगर आप देखेंगे उस नजर से तब। पता नहीं कितने लोग गरेथा गए और आए, प्रीति का तो घर वही है, कभी ध्यान ही नहीं दी यूनिसेफ लिखा है क्या लिखा है। जब उस विषय में आप जानेंगे तब परख पाएंगे कि ये बोर्ड कहाँ का, वो भारत का बोर्ड नहीं है, वो विश्व स्तर से लाया गया और उसका प्रचार किया गया है, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान देना है। तो आर्थिक एवं सामाजिक परिषद ये काम करता है। यहाँ के सदस्य 3 साल के लिए चुने जाते हैं, टोटल 54 सदस्य हैं। अध्यक्ष 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। अध्यक्ष कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। अब आते हैं, एक है न्यास परिषद। अब न्यास परिषद के बारे में मैं यहाँ जहां झंडा छपा है यहाँ पे मैं बता देता हूं, ठीक है ना। न्यास परिषद को देखिएगा, आ जाइए, न्यास परिषद को देखिएगा, ठीक है ना। ये जो न्यास परिषद है वर्तमान में इनएक्टिव है। इनएक्टिव का मतलब ये कोई कार्य नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा। ये न्यास परिषद का काम ये था, 1945 में यूएनओ बनी थी। ये बनाया इसलिए गया था कि बहुत सारे देश क्या किए थे, एक दूसरे को गुलाम बनाए थे, जैसे ब्रिटेन भी गुलाम बनाया था, ठीक। आप लोग सुने होंगे भारत की आजादी लीज पे मिली है, ऐसा आप शब्द आपको सुनने में मिला होगा, या आपको कहीं ना कहीं पढ़ने को मिला होगा कि भारत की आजादी 100 वर्षों के लिए है या 500 वर्षों के लिए है। दरअसल जब 1945 ईस्वी में विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो उस समय दुनिया में 2-3 ताकतें उभर रही थी। जापान को तबाह कर दिया, उसकी कहानी खत्म। और एक ताकत जो उभरी थी, ध्यान से देखिएगा, एक ताकत थी अमेरिका की, दूसरी ताकत थी ब्रिटेन की और तीसरी ताकत थी रूस की। पहली जो ताकत थी जापान, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, उसकी चर्चा नहीं करूंगा। 1945 में बम गिरा। अमेरिका जो देश था ये सबसे ताकतवर देशों में से एक था इन सभी में, और जो ब्रिटेन था ये किसी से कम नहीं था, 50 देशों का राजा था ये, 50 देश का, ठीक। और जो ये रसिया था, ये रसिया किसी को गुलाम तो नहीं बनाता था, लेकिन इसके पास इतनी जमीनें थी कि साला आधा का आधा पृथ्वी इसी के क्षेत्र में आता था। आज जो रूस है ये 14 टुकड़े में बट गया है। जो ये पीला वाला भाग देख रहे हैं ये पूरा एक देश है, यहां से यहां तक।
देख रहे हैं कि नहीं, ये एक देश है, पूरा रूस कहते हैं। अपना भारत इतना बड़ा है, देख रहे हैं, चौड़ाई इतना है, लंबाई इतना है। अपना भारत ऐसे 7 भारत को उसमें समा दे तो पूरा उसके आंगन में आ जाएगा। रूस इतना बड़ा देश है, ठीक। और ये 14 भाग में बट गया। जब 14 भाग में नहीं बटा था ना, तो ये जितने भी देश हैं इधर के सब इसी में शामिल थे, ठीक है ना। अब छोटे छोटे जैसे यूक्रेन रसिया का पार्ट था, ठीक है ना, बाद में ये अलग हुआ है। तो अब क्या हुआ, अमेरिका चाल चलेगा अपनी बुद्धि के लिए। ये क्या चाल चला, ब्रिटेन के ऊपर प्रेशर डाला, किसी को गुलाम तुम नहीं बनाओगे, गुलाम बनाओगे तो भारत से सोना चांदी लूटोगे, अनाज लूटोगे, खूब खाओगे, हेल्थ बनाएगा, पैसा से बम बारूद बना के मेरे ऊपर फेंक दोगे, ठीक है ना। तो इन्होंने ये तय किया कि किसी को गुलाम आपको नहीं बनाना है, जितने भी देश को गुलाम बनाए हो सबको आजाद करो। अब अमेरिका प्रेशर बना रहा है, नहीं मानेगा तो अमेरिका और ब्रिटेन लड़ेगा और लड़ाई फिर उल्टी पड़ेगी। और अमेरिका ने अभी बम फेंक के अपना पूरा तजुर्बा दिखाया है, ठीक है ना। जैसे आपके पास AK-47 हो और 20 गोली मारे और 20 एकदम सटीक निशाने पे गए। अब जो कहेंगे सामने वाला वही करेगा, कहीं हमारी खोपड़ी में निशाना लगा दे, ठीक। तो ये ब्रिटेन के पास प्रेशर बनाया गया, अंतरराष्ट्रीय प्रेशर, और इसी प्रेशर के कारण भी भारत को आजादी मिली थी। ये भी बात सत्य है, अंतरराष्ट्रीय प्रेशर के कारण 1947 में देश आजाद हुआ था। 45 में प्रेशर बनने लगा कि भारत को आजाद कराओ। जैसे ही प्रेशर बना, 46 में संविधान सभा आ गई कि संविधान हम बनवाएंगे, वैसे ही देश आजाद कर देंगे, ठीक। तो ये सारी चीजें, इनकी व्यवस्था गड़बड़ा गई। अब जब ये छोड़ दिए तो बहुत सारे देश, जैसे पलाऊ एक देश ऐसा था जिसको अपना देश ही चलाने नहीं आता था। वहां के लोग नहीं जानते थे देश से मतलब क्या है और देश होता क्या है, वोट क्या होता है। जो जिसमें मस्त उसी में मस्त, तुम राजा बन जाओ, तुम ऑर्डर कर दो, आज के बाद ये नहीं होगा, वो अपने मन से करेंगे, कहेंगे तू के होते बोले वाले, ठीक। मतलब न संविधान न देश का कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो ये जो बना यूएनओ का न्यास परिषद, ये न्यास परिषद यही करता था, 2-4 देशों से अच्छे अच्छे लोगों को लेके भेजता था और कहता था इस देश को चलाओ तुम, नहीं तो इस देश को कोई गुलाम बनाएगा। और तब तक चलाते थे जब तक इसके अंदर खुद का सामर्थ्य ना आ जाए। और जैसे ही वो अपना देश चलाने लायक होता था, ये यूएनओ वाले सारी टीम अपने लेके वापस लौट जाते थे और एक नया देश बन जाता था। पलाऊ मैंने एग्जाम्पल में लिया क्योंकि 1992 ईस्वी के बाद से ये लास्ट देश था जिसको यूएनओ ने संरक्षण दिया, ठीक। 92 और 95 ईस्वी के आसपास आते ही यूएनओ की टीम वापस हो गई और यहाँ भी चुनाव होने लगे, यहाँ का भी प्रधानमंत्री बनने लगा और ये भी देश अपने देश को चलाना सीख गए थे, ठीक है ना। तो ये पूरा काम न्यास परिषद करता था। वर्तमान में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पे यूएनओ को उस देश को चलाने की जरूरत पड़े, इसलिए इसको अभी क्या कर दिया गया है, पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। ये पूरा था अपना यूएनओ का टॉपिक और इसके बाहर से कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 1 मिनट में पूरा रिवीजन ध्यान से सुनिए। यूएनओ का पुराना नाम लीग ऑफ नेशन था, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना। जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध आया, द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद एक नई संस्था जन्म ली जो पूरी दुनिया में सुरक्षा और शांति की बात करती है। इस उद्देश्य से बनाया गया। और यूएनओ किस व्यक्ति के विचारों की उपज है ऐसा पूछेगा तो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट हुआ करते थे। उन्होंने ये तय किया कि एक संगठन बनाए जो पूरी दुनिया में युद्ध को रोकने का काम करे और पूरी दुनिया में शांति फैलाने का काम करे। रूजवेल्ट के विचारों से एक पूरी दुनिया को एक संगठन मिला। उस संगठन को हम संयुक्त राष्ट्र संघ या यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, ठीक। इसने 50 देशों के साथ मिलकर एक चार्टर तैयार किया, मतलब एक संविधान तैयार किया, एक नियम तैयार किया जिसमें कुल 29 अध्याय और 111 अनुच्छेद बनाए गए। जो भी देश इस चार्टर को फॉलो करेगा वो यूएनओ का मेंबर बनेगा। शुरुआती दौर में दबाव बना के मेंबर बनाया गया। ये सारी चीज यहां लिखा है। पूरी तरीके से यूएनओ 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी से शुरू हुआ, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाते हैं। ध्वज की बात करें तो हल्का नीला बैकग्राउंड है, बीच में 3 गोले हैं, एक प्लस का सिंबल है, उसके चारों तरफ पूरे विश्व का मानचित्र है, जैतून की 2 शाखाएं जो उसके चारों तरफ से रुकी है,
वो ये प्रतीक करती है कि इसमें शामिल होने का रास्ता है। ऊपर खुला इसीलिए है कि इसमें आप आ सकते हैं, ठीक है ना। जैतून की शाखाएं लगी हुई हैं, यही आपसे पूछेगा इसके ध्वज के बारे में, ठीक है ना। भाषा पूछेगा तो 6 प्रकार की भाषा है। ए से अरबी, सी से चीनी, ई से इंग्लिश, एफ से फ्रांस, आर से रसियन और एस से स्वीडिश। ये 6 भाषाएं यूएनओ की है। अब यहां आते हैं इसके अंग की बात करें तो इसमें टोटल 6 अंग है। महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, इंटरनेशनल कोर्ट यानी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद और न्यास परिषद, ठीक है ना। ये ध्यान से समझिएगा, न्यास की जगह कहीं दूसरा शब्द भी आपको देखने को मिल सकता है, उससे घबराइएगा मत, ठीक। महासभा में कुल 153 देश है। बैठक 1 वर्ष में होती है, सितंबर में होता है। प्रत्येक देश के प्रतिनिधित्व हो जाते हैं। एक देश का वोट 1 माना जाता है। नया मेंबर जोड़ने के लिए 2/3 बहुमत से पास होता है तो एक नया देश उसमें शामिल हो जाता है। बजट को तैयार करता है, सारी चीजें मैंने बताया, ठीक। सुरक्षा परिषद, अच्छा, महासभा को दुनिया की संसद कहते हैं, सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं, ये ध्यान रखिए। इसमें टोटल 15 देश है, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई। 5 अस्थाई में मैंने 5 देशों का नाम बताया। एक चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया और रूस हो गया। ये 5 वीटो पावर देश हैं। वीटो मतलब निषेधाधिकार, मना करने का अधिकार। 10 अस्थाई हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं, उनका चुनाव महासभा करती है। भारत लगभग 10 बार बन चुका है। अगला जो है सचिवालय की बात करें तो सचिवालय में लिखा पढ़ी, पूरी दुनिया का जो भी लिखा पढ़ी का काम होगा, चाहे वो अर्थव्यवस्था का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, चाहे गरीबी का हो, चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स हो, हर एक आंकड़ा सचिवालय में रखा जाता है। इसका जो महासचिव होता है वो पूरे यूएनओ को रिप्रेजेंट करता है, मतलब पूरे यूएनओ को देखना है तो उस व्यक्ति को देख सकते हैं। वर्तमान में पुर्तगाल के निवासी ये एंटोनियो गुतरेज पुर्तगाल के निवासी हैं। ये वर्तमान में यूएनओ के क्या है, महासचिव हैं। और पहले महासचिव ट्रिगवेली, पहले एशियाई महासचिव पूछेगा तो वो भूटान के ठांगटा आ जाएंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट जो है इसका हेडक्वार्टर द हेग है। इसके पहले सभी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में थे, ठीक। यूएनओ की पहली बैठक पूछता है लंदन में हुई थी, पहली बैठक लंदन, उस समय हेडक्वार्टर बना नहीं था। उसके बाद सारी बैठकें न्यूयॉर्क में, अमेरिका में होती है। न्यूयॉर्क अमेरिका का एक शहर है और इस शहर को बिल्डिंगों का शहर कहते हैं। 120-125 मंजिले का मकान होगा। सबसे छोटा मकान वहां 25-30 मंजिले का होता है, जो सबसे छोटा होता है, ठीक है ना। इसीलिए इसको इमारतों का शहर भी कहा जाता है न्यूयॉर्क को, ठीक है ना। तो ये ध्यान से समझिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो द हेग नीदरलैंड की राजधानी में है। टोटल 15 जज चुने जाते हैं इसमें। एक जज 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। इसका कोरम 9 जजों का इसका कोरम बनाया गया है। वर्तमान में भारत के 4 जज इसमें गए हैं। प्रथम जज का नाम है नागेंद्र सिंह, ये ध्यान रखिएगा। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इसके बारे में बताया, जरूरत पड़ने पे हर राष्ट्र को क्या देना, पैसा देना। इसके बाद आता है न्यास परिषद, और न्यास परिषद का काम यही था कि जो देश अपने में सक्षम नहीं है उनको सामर्थ्यवान बनाना। और 1994 के बाद से ये न्यास परिषद इनएक्टिव हो गया, क्योंकि आज अस्तित्व में ऐसा कोई देश नहीं है। जब तक था तब तक कार्य करता था। 6 अंग बताया, इसकी भाषा, सारी चीज हो गई। इसको तैयार रखिएगा और कल आपका टेस्ट होगा।